चलिए आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब देखिए कोई भी फील्ड में हम लोग देख रहे थे, मान के चलिए चकती है। चकती भी किसी पदार्थ का बना होता है। अब देखो उस पदार्थ में हम लोग देखते हैं घनत्व। घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। वो डेंसिटी अगर सब जगह पर समान होगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा? बीचों बीच। कहाँ पर होगा जी? बीचों बीच। इसका हम चारों तरफ इसका रेडियस क्या आएगा? समान आएगा। तो वो बिंदु को हम लोग किस पॉइंट से जानते हैं? द्रव्यमान केंद्र। किस नाम से जानेंगे? द्रव्यमान केंद्र। तो इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि वो बिंदु जो किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। क्या रहता है? केंद्रित रहता है। तो उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। समझ में आया? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र। इतना तो आ गया। अब चलिए आगे का टॉपिक। अब देखिए ये टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि द्विकल प्रणाली का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे व्यंजक। व्यंजक से हम लोग पता कर पाएंगे कि मान के चलिए यहाँ पर एक पिंड है और यहाँ पर एक पिंड है। अगर दोनों का द्रव्यमान ये 10 किलो ले लिए, इधर भी 10 केजी ले लिए, लेकिन इसका संतुलन बिंदु कहां पर आएगा? जिसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अगर मान के चलिए दोनों की दूरी 10 मीटर है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो संतुलन बिंदु कहां पर आएगा? बीचों बीच आएगा। यहाँ से कितना दूरी पर आएगा? 5। इधर से 5। लेकिन इतना तो सिंपल है, समझ में आ गया। लेकिन अगर इधर द्रव्यमान कर दे 20 किलो और इस साइड कर दे 5 किलो, 5 केजी, बीच की दूरी को ले ले 10 मीटर, अब क्या बीचों बीच आएगा? नहीं आएगा। तो कहां पर आएगा? ऑब्वियसली लेफ्ट की ओर आएगा, मतलब मिडिल पॉइंट से बाएं तरफ आएगा। तो कितना दूरी पर आएगा इसको हम लोग देख के कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक व्यंजक निकालेंगे और उसके आधार पर हम लोग आराम से निकालेंगे इसे क्या? न्यूमेरिकल। समझ में क्या बोले? तो चलिए इसी के आधार पर आज हम लोग देखेंगे व्यंजक। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। देखिए इसका डायग्राम, ये y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर दो पिंड है, यहाँ पर ये बिंदु पर दो पिंड है, M1 द्रव्यमान का एक पिंड और यहाँ पर ले लिए B बिंदु पर M2 द्रव्यमान का एक पिंड। अब क्या करेंगे? दोनों के बीचों बीच क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा। तो दोनों के बीचों बीच आएगा ना जी। तो किस जगह पर आएगा वो हम लोग निकालेंगे। कि मान के चलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं। पहले व्यंजक निकालेंगे। तो ये ओरिजिन पॉइंट O से इसकी डिस्टेंस को हम लोग कुछ ले लेंगे। क्या लेंगे? RCM। RCM बोले तो सेंटर ऑफ मास, R से रेडियस, CM से सेंटर ऑफ मास। O पॉइंट से एक बिंदु के बीच की दूरी क्या लेंगे? वेक्टर ऑफ R1 और इधर क्या लेंगे? वेक्टर ऑफ R2। यहां से व्यंजक निकालेंगे कि किस जगह पर संतुलन बिंदु आएगा। समझे बात? अब देखिए इस पिंड पर एक बाहरी बल लगा रहे हैं, बाहर से पहला बल। इस बल का हम क्या लेंगे? F1। और इधर से एक बल लगा रहे हैं, इस बल को क्या लेंगे? F2। ऊपर से लग रहा है F1, नीचे से लग रहा है F2। तो देखेंगे किस जगह पर इसका संतुलन बिंदु आ रहा है। जैसे हम लोग वेक्टर में क्या पढ़े थे बोले तो यहाँ पर एक पिंड है,
इधर मान के 4 न्यूटन के साथ वस्तु को खींच रहा है और इधर भी 4 न्यूटन के साथ खींच रहा है, तो ये पिंड किधर जाएगा? पिंड वहीं पर आएगा। लेकिन 4 न्यूटन के साथ अगर इसको दबाया जाए तो किधर भागेगा? वहीं पर आएगा। समझ में आया? खींचेंगे तो भी वहीं रहेगा, दबाएंगे वहीं पर आएगा। तो इसी प्रकार मान के चलिए 4 न्यूटन के साथ इधर 2 न्यूटन कर दें फोर्स, इस 4 न्यूटन को आगे हटा दें, तो पिंड किधर भागेगा? लेफ्ट की ओर भागेगा। ये भागेगा लेफ्ट की ओर। कितना न्यूटन के साथ? 2 न्यूटन के साथ। ये 4 से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 न्यूटन के साथ भागेगा किधर? इधर। समझ में आया? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि बाहर से कोई बल दबाया जाता है और यहाँ से भी कोई बल लगाया जाता है। ऊपर से लग रहा है क्या? F1 और नीचे से क्या लग रहा है? F2। यहाँ पर देखिएगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शो करेगा। तो मान के चलिए सी पॉइंट पर हम लोग मान के चल रहे हैं, इसके लिए हम लोग देखेंगे व्यंजक। अब देखिए हम लोग देखते हैं कोई भी पिंड में क्या होता है, अणु तो परमाणु का घनत्व जो होता है वो घनत्व डिपेंड करता है उस पिंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे, जैसे मान के चलिए एक जगह पर लोहा है, आयरन, और एक जगह पर है प्लास्टिक, तो आंतरिक बल किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा? लोहे का। जैसे मान के चलिए बल्ला किस चीज का बना था? प्लास्टिक का? लकड़ी का। अगर लकड़ी के बदले अगर वहां पर लोहा इस्तेमाल कर दे तो क्या होगा? गेंदबाजी का हालत खराब हो जाएगा ना। तो थोड़ा टचिंग जैसे करेंगे भागेगा क्या? गेंद पूरा स्पीड के साथ। क्यों? जो उसका आंतरिक फोर्स ज्यादा रहेगा। यहाँ पर जो पिंड है, ये पिंड पर जब बल लगाया जाता है, यहाँ पर जब पिंड के बाहर से बल लगाया जाता है तो पिंड के द्वारा एक बल उत्पन्न करेगा। कौन सा बल उत्पन्न करेगा? उस बल का नाम है आंतरिक बल। कौन सा बल? आंतरिक बल। आंतरिक बल। समझ पाया? इसको ध्यान रखिएगा। आंतरिक बल क्या है? कोई वस्तु के घनत्व पर डिपेंड करता है आंतरिक बल। जैसे एग्जांपल क्या दिए? जैसे लकड़ी का बेट और लोहे का बेट, किसमें आंतरिक बल ज्यादा रहेगा? लोहा में। समझे बात? जो कि उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसका आंतरिक बल ज्यादा होगा। घनत्व किसी का कम है तो आंतरिक बल भी कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एक लोहे का पिंड लिए और यहाँ पर एक प्लास्टिक का पिंड लिए। अगर मान के चलिए ये छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों का आकार बराबर कर दिए। समझे बात? दोनों का आकार बराबर कर दिए। ये छोटा पिंड को हटा के दोनों साइड बराबर कर दिए, लेकिन एक साइड लोहे का है, एक साइड प्लास्टिक का है। तो दोनों के बीच की दूरी मान के चले 10 मीटर है। तो ये संतुलन बिंदु क्या बीचों बीच आएगा? आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आकार में बराबर दिख रहा है, लेंथ जितना है उसका हाफ होना चाहिए संतुलन बिंदु, लेकिन संतुलन बिंदु बीचों बीच नहीं आएगा। ना आने का मूल कारण क्या है? घनत्व। समझे बात? घनत्व किसका ज्यादा है? अगर इसका घनत्व ज्यादा है और इसका कम है, ये ज्यादा ये कम, तो ऑब्वियसली ये मिडिल पॉइंट से किधर होगा? समझ आया? उसका आंतरिक बल ज्यादा होगा। समझे बात? आंतरिक बल ज्यादा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होगा तो ये सेंटर किधर खिसकेगा? समझ आया? इतना पकड़ में आ गया? आप देखिए डायग्राम में ये आंतरिक बल, ये पिंड आंतरिक बल उत्पन्न करेगा। आंतरिक बल को क्या लेंगे? F2, और ये जो आंतरिक बल उत्पन्न करेगा ये बल को लेंगे F1। समझे? नीचे 2, ऊपर में 1, बेस में 2 और पावर में 1 लिखना। इसको कैसे बोलेंगे? F12 और ये F21। समझे बात? बस ये है इसका डायग्राम। तो डायग्राम के आधार पर इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए कि माना A तथा B
दो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 तथा m2 है। मूल बिंदु O के सापेक्ष जिनकी दूरियां वेक्टर ऑफ r1 तथा वेक्टर ऑफ r2 है। पूर्णविराम। मूल बिंदु से RCM दूरी पर कोई बिंदु C है। पूर्णविराम। फिर क्या लिखना है? बिंदु A तथा बिंदु B पर बाहरी बल या बाह्य बल F1 तथा F2 है, जिसके द्वारा आंतरिक बल क्या है? क्या दिख रहा है डायग्राम में? F12 तथा F21 है। जो डायग्राम में देख रहे हैं वही लैंग्वेज लिखना है, बाहर से लैंग्वेज भरने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो चलिए डायग्राम लिखें। अब देखिए क्या है कि डायग्राम के आधार पर लैंग्वेज देखिए। माना A तथा B दो कण है जिसकी द्रव्यमान m1 तथा m2 है। मूल बिंदु O के सापेक्ष जिनकी दूरी वेक्टर ऑफ r1 तथा वेक्टर ऑफ r2 है। जो डायग्राम में देख रहे हैं वही लैंग्वेज लिखना है। मूल बिंदु से RCM की दूरी पर, RCM बोले तो R से रेडियस, C से सेंटर, M से मास, सेंटर ऑफ मास की दूरी पर कोई बिंदु C है। कण A तथा B पर बाह्य आरोपित बल, ऊपर से क्या बल लग रहा है? F1 तथा F2 है, जिनके द्वारा उत्पन्न आंतरिक बल क्या है? F12 तथा F21 है। F12 इस कण A के द्वारा कण B पर आरोपित आंतरिक बल। ऊपर से जो बल लगा रहा है A, उसके लिए आंतरिक बल क्या लिए? F12। और नीचे से जो लग रहा है वो क्या लिए? F21 कण B के द्वारा कण A पर आरोपित आंतरिक बल। न्यूटन की गति का तीसरे नियम से आप देखिए यहाँ पर एक बल लग रहा है ऊपर से और एक बल लग रहा है नीचे से। दोनों बल बराबर, लेकिन क्या डायरेक्शन अपोजिट। न्यूटन का थर्ड नियम में क्या पढ़े था लोग? जैसा हम लोग तालाब में तैरते हैं, बल लगा तो पीछे की ओर, भागते आगे। दोनों बल बराबर लेकिन अपोजिट होता है। तो लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F21 लेकिन माइनस डायरेक्शन। माइनस क्या सूचित कर रहा है? क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में। आप माइनस को लेफ्ट क्यों लाएंगे तो क्या आएगा? प्लस। दोनों आंतरिक बल को ऐड कर देंगे तो परिणाम क्या है? 0। जब हम लोग वेक्टर में क्या पढ़े थे कि एक जगह पर एक पिंड है, इधर से भी 5 न्यूटन से फोर्स लगाया जाता है, इधर से भी 5 न्यूटन से फोर्स लगाया जाता है। दोनों का डायरेक्शन क्या लगे? ये जा रहा पश्चिम की और ये जा रहा मानते पूर्व की ओर। डायरेक्शनल है, दोनों फोर्स इक्वल। ये वस्तु किधर बनेगा? कहां पर रहेगा? बीच में रहेगा। समझे बात? तो इसका आंतरिक बल का परिणामी कितना आ रहा है? 0। बस यहाँ पर आ गया 0। इसको उतार लीजिए पूरा। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कुल बल निकालेंगे। कुल बल C पॉइंट पर क्या आएगा? कण A के द्वारा कितना लग रहा है और कण B के द्वारा कितना लग रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल बल आ जाएगा। देखिए कुल बल निकालने का तरीका, लैंग्वेज में लिखिए कुल बल बिंदु A पर कुल बल प्लस बिंदु B पर कुल बल। तो दोनों साइड से ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल फोर्स आ जाएगा। कुल बल को किससे डिवाइड करेंगे? F से। ऊपर से कुल बल क्या आएगा देखिए तो F1 प्लस F12 प्लस बी साइड से क्या आ रहा है? F2 प्लस F21। अब इसको देखिए कैसे हम लोग साझा कर लेंगे। F1 प्लस F2 यहाँ पर कर दीजिए F12 प्लस F21।
अब समीकरण 2 से इसका मान पुट करिए। क्या मान पुट करेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F1 प्लस F2 प्लस 0। यहाँ पर लिख दे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिए लिखेंगे। तो दूसरा नियम में हम लोग क्या पढ़े? संवेग परिवर्तन की दर उसमें लगने वाला बल के समानुपाती होती है। F1 के बदले लिख सकते हैं डेल P1 बटे डेल T, और F2 के जगह पर क्या लिखेंगे? डेल P बटे डेल T। वाह, ये कहां से आया? न्यूटन की गति का दूसरे नियम से। अब क्या करेंगे? P क्या है? मोमेंटम, मतलब संवेग। संवेग बराबर क्या जानते हैं? द्रव्यमान इनटू वेग। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? d बटे डेल T। अब क्या आएगा? द्रव्यमान क्या आएगा? m1, और वेग क्या आएगा? v1। अब वेग को क्या लेंगे? v1 d बटे dt। d2 के बदले क्या लिखेंगे? m2 v2। यहाँ पर साइड में लिख दीजिए p इज इक्वल टू mv। अब फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा? d बटे dt आगे कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा? m1 v1 प्लस m2 v2। हुआ? अब देखिए आगे v क्या है? वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? देखिए तो बार में रहेगा d बटे dt। m कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट। v1 के बदले क्या लिखेंगे? डेल r1 बटे dt। विस्थापन क्या है? मूल बिंदु से r1 है ना, इधर विस्थापन क्या है? r2 है, प्लस m2। v2 के बदले क्या लिखेंगे? डेल r2 बटे डेल d। ये कौन सा इक्वेशन आया? यहाँ पर भी साइड में लिख दीजिए, क्योंकि v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? देखो d बटे dt, यहाँ पर d बटे dt। यहाँ से क्या आया? m1 r1, यहाँ से क्या आएगा? m2 r2। अब ये दोनों के साथ गुना होगा। dt क्या आएगा? d स्क्वायर। dt dt क्या आएगा? dt का स्क्वायर। इसको बोलते डबल डेफिसिट। अंदर में क्या आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2। इसको समीकरण क्या है? 1 है। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे? देखिए समीकरण 2 को ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे m1 प्लस m2 से गुना करने पर, एक बार ऊपर भी करिए, एक बार नीचे भी करिए। ये क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए तो ऊपर एक बार गुना करेंगे m1 प्लस m2, d स्क्वायर बटे dt स्क्वायर। m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। इसको समीकरण कर देंगे हम लोग कितना? 3। अब देखिए यदि C बिंदु पर कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 हो तथा त्वरण को क्या लेंगे? यहाँ पर लिखिए यदि C बिंदु पर कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 हो तो अथवा त्वरण d स्क्वायर बटे dt स्क्वायर RCM हो तो क्या है?
वेग में परिवर्तन। वाह, वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण। समझे आप? यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट में क्या कर रहे हैं? विस्थापन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वेग आएगा। ये डबल डिफरेंशिएट में क्या आ रहा है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। समझ में आया? ये क्या है? विस्थापन है। विस्थापन का पहला डिफरेंशिएट में क्या आएगा? वेग आएगा। समझे? कितनी बार डिफरेंशिएट है? 2 बार। विस्थापन को पहला डिफरेंशिएट में वेग आएगा, दूसरा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा? त्वरण आएगा। समझ में आया? इसको ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। तो न्यूटन का सेकंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन की गति का दूसरे नियम से, दूसरे नियम से क्या होता है जी? F is equal to ma। कुल द्रव्यमान क्या है? सी पॉइंट पर m1 प्लस m2। और त्वरण क्या है? डबल डिफरेंशिएट। विस्थापन का पहला डिफरेंशिएट वेग और वेग का सेकंड डिफरेंशिएट त्वरण। तो d स्क्वायर बटे dt स्क्वायर RCM। ये इक्वेशन काट दीजिए। 3 है, यहाँ पर समीकरण 1 है, 2 है, 3 है, इसको समीकरण 4 कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से कंपेरिजन करिए, कंपेयर करिए, मतलब तुलना करना। देखिए F वाह बराबर है m1 प्लस m2, दोनों बराबर आ गया। डी स्क्वायर बटे dt स्क्वायर, डी स्क्वायर बटे dt स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो बचा क्या? RCM इक्वल टू क्या आएगा? ये वाला टर्म आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। इक्वेशन 3 और 4 को तुलना करने पर क्या मिल रहा है? मेरा सेंटर ऑफ मास, ये वाला इक्वेशन। तो क्या आएगा? यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास क्या आया? m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। बस ये हो गया सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन पढ़िएगा तो अब इसके बाद समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास किस जगह पर आएगा। समीकरण 2 जो लिखे हैं ना, हाँ यहाँ पर समीकरण उसके नीचे m1 प्लस m2 क्या है? कहाँ पर? ये जो है, ये समीकरण 2 में ऊपर तथा नीचे गुना करने पर, कहाँ पर लिखे थे? ऊपर एक लाइन को लिख दीजिए। समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे m1 प्लस m2 से गुना करने पर, बस यहाँ लिखने के बाद एक लाइन लैंग्वेज लिख दी। उसके बाद ये एक बार ऊपर नीचे, एक बार नीचे गुना कर दी। बस यही था सेंटर ऑफ मास का व्यंजक। और इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल।